नमस्ते। मेरा नाम ये जानना ज़रूरी नहीं है कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि आज मैं रिप्रेज़ेंट करती हूँ हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे प्रोफ़ेशनली क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्रिकेट के दरिया के किनारे खड़े माँ-बाप को कुछ नहीं पता होता कि रास्ता कितना लंबा है, कैसे वहाँ पार करके जाना है और क्या करना है। उनको सिर्फ दिखता है उनके बच्चों में एक जुनून और एक ज़िद इस दरिया में कूदने की। तब पेरेंट्स के पास एक ही चॉइस होती है, दूर से खड़े होकर देखो जहाँ तक बच्चा दिख जाए। पिछले सालों में जितने भी सवाल मेरे मन में थे एज अ पेरेंट, उन सब की क्लैरिटी कुछ तो मुझे पूछ के मिली, कुछ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से और कुछ दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। तो मैंने सोचा कि हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए और जो ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब उनसे लिया जाए। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो गेस्ट श्री देवाशीष नीलोसे सर का। इंदौर के क्रिकेट जगत में, एक्चुअली मध्य प्रदेश के क्रिकेट जगत में सर आपका नाम का उल्लेख ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं सर, और अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ प्लेयर ही इज़ ऑल्सो अ कोच एंड अ मेंटर। इनकी बहुत ही एक प्रभावशाली करियर ग्राफ रही है। अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया टीम में इंडिया टीम के पार्ट थे सर। रणजी ट्रॉफी के कैप्टन थे। इसके अलावा वो एज अ कोच बीसीसीआई लेवल 2 कोच हैं, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो अंडर 19 की टीम है उसके बॉलिंग कोच रह चुके हैं। दादा आप देव्स क्रिकेट एकेडमी नाम के एक क्रिकेट एकेडमी को भी चलाते हैं और जहां बडिंग क्रिकेटर्स को कोच एज वेल एज मेंटर करते हैं। आपके एकेडमी के लिए शायद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस साल महिला क्रिकेट में अंडर 19 के जो हाई परफॉर्मेंस कैंप रहा एनसीए का, वहाँ पे 2 बहुत ही प्रतिभाशाली लड़कियाँ अनादि एज वेल एज आयुषी सेलेक्ट हुई और साथ में सोहम पटवर्धन भी अंडर 19 कैंप में सिलेक्ट हुए। आई थिंक ये इंदौर शहर के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। साथ ही आप इंदौर क्रिकेट डिवीज़न के यानी आईडीसीए के ऑनररी सेक्रेटरी हैं, और आज हमारी चर्चा के लिए आपसे बेहतर शायद कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज आप एक 360 डिग्री व्यू रखते हैं अराउंड दिस एंटायर सिचुएशन। आपने अपने 40 इयर्स से भी आई थिंक खेलते खेलते तो इतना समय हो ही गया है इस करियर में, बहुत से बच्चों को कुछ बनते देखा इन क्रिकेट, एंड बहुत से और बच्चों को, शायद ज़्यादा बच्चों को आपने क्रिकेट ना सही बट लाइफ में कामयाब होते देखा। बिकॉज स्पोर्ट्स आई थिंक आपको जीना सिखा देता है, नुकसान कभी नहीं होता है स्पोर्ट्स खेलने से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। आइए। सबसे पहले तो हमारे चाहने वाले और हमको जो देखते हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, जब जर्नी तो मैं मतलब बहुत छोटे उससे, और मेरा सौभाग्य था कि रेडियो कॉलोनी जो कि जिमखाना ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक है, वहाँ हम लोग रहते थे और वहाँ से एमवाईसीसी के समर कैंप होते थे। जब हम लोग छोटे थे तब घूमने जाते थे ग्राउंड पे, बच्चों को खेलते हुए देखते थे तो लगता था कि एक दिन मैं भी यहाँ आऊँगा। और पिताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट, वही सबसे पहले ग्राउंड लेके गए और उन्होंने एडमिशन कराया मेरा, और एमवाईसीसी की यात्रा शुरू हुई जो समर कैंप होते थे। और सौभाग्य कहूँगा कि मुझे सर की, आदरणीय जगदाले सर की पैनी नज़र पड़ी और उन्होंने पसंद किया कि नहीं, अब आगे तुमको क्रिकेट परस्यू कर सकते हो। सर और किस उम्र में आप गए थे उस ग्राउंड पे? ये 13-14 के बीच की बात होगी। और उसके बाद मैं फिर फॉर्चुनेट रहा कि सेंट्रल जोन का एक कैंप इंदौर में होता था, और वहाँ से फिर बोर्ड ने ये कहा था कि कुछ अच्छे टैलेंटेड लोकल प्लेयर्स को भी आप अपने कैंप में आप रख सकते हैं, ताकि वे भी प्रॉपर तरीके से एक एक्सपोजर मिलेगा और नर्चर हो सकते हैं। तो ईबी आइबरा साहब थे उस समय, बीसीसीआई ने सेंट्रल जोन में उनको अपॉइंट किया हुआ था, और सर के साथ वे ग्राउंड पे थे, और सर ने बताया कि ये एक बालक है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है और इसको आप देख सकते हैं। तो उन्होंने देखा और पहली नज़र में उन्हें पसंद आया, और फिर सेंट्रल जोन का कैंप मैंने अटेंड किया और वहाँ से हमारी शुरुआत शुरू हुई। तो मतलब सर आपने कहा आपके पापा ही लाए थे, मतलब आपके फैमिली से फुल सपोर्ट था इस चीज़ के लिए? डेफिनेटली।
देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ और जो इतनी लंबी यात्रा मेरी आज खेलने से लेके खिलाने तक की जो है, उसमें मैं समझता हूँ कि फैमिली का जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ही बेटर परफॉर्म प्लेयर कर पाएगा। देखिए क्या होता है कि सिर्फ खेलना एक एस्पेक्ट नहीं होता, उसके साथ साथ आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैमिली देखती है। आप अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मैं समझता हूँ। तो वो किस तरह से माँ और सिस्टर्स हैं, पापा खुद मेरे लिए नाश्ता बनाते थे, तो ये सब चीज़ें हैं जो एक प्लेयर को मोटिवेट करती है कि नहीं, मेरा फोकस, माय फोकस शुड बी ऑन माय क्रिकेट, फैमिली इज देयर टू, मेरी देखभाल के लिए। पढ़ाई के लिए प्रेशर होता था? डेफिनेटली, क्योंकि एक आप उस समय कह दें मध्यम वर्गीय परिवार, पापा नेशनल सेविंग्स में थे, हालांकि बहुत अच्छी उस पे पोस्ट पे थे, लेकिन डेड ऑनेस्ट और साहित्यकार, कवि, तो वैसे ही बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व था है उनका रादर। और उनका एक ही था कि जब मैं बड़ा बेटा, और हर पिता की इच्छा होती है कि बेटा, बड़ा बेटा कुछ अलग करे, ताकि एक गर्व उनको भी अपने आप को वो गर्व के साथ बता सकें, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो जब मैंने पहली बार उनसे बोला कि मैं उस समय तक 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया सेंट्रल स्कूल से, और उसके बाद मैंने डिसाइड करना था कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना था, तो मैंने फिर पापा को बोला कि मैं आर्ट्स में जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना है। और सेंट्रल स्कूल से मुझे बहुत मतलब बहुत देखभाल उन्होंने की है, एडवांटेज बहुत रहा, और मुझे कभी भी स्कूल में प्रेशर नहीं दिया, हालांकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। 9th तक में 85% मेरा होता था। फिर जब पापा से बात हुई, और पापा ने फिर एक ही चीज़ बोला कि मैं तभी अलाउ करूँगा कि मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए, अगर आप फर्स्ट क्लास मेंटेन रखोगे तब तक मैं अलाउ कर दूँगा, नहीं तो फिर। तो एक वो था कि एक क्रिकेट खेलने की चाह थी कि मुझे कुछ बनना है, और अगर मुझे खेलना है तो मुझे थोड़ा सा पढ़ना भी उतना पढ़ना पड़ेगा कि मैं अपने कैरेक्टर को उस तरीके से बना पाऊँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ खेलना ही नहीं होता, उसके साथ साथ आपका कैरेक्टर बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी। तो अगर आपके पास एजुकेशन का बैकअप है और आप चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रभाव पड़ता है उसका। तो चलिए सर, अब सवाल वो शुरू करते हैं जो नॉर्मली आजकल के, क्योंकि समय बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, तो आजकल के पेरेंट्स के लिए जो कुछ चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले जो सवाल है कि फॉर्मल क्रिकेट कोचिंग किस उम्र में शुरू करनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे को जब देखते हैं कि इसमें कोई प्रतिभा है, कोई टैलेंट है और कुछ अच्छा कर सकता है, तो आपको पहले से थोड़ा सा समझ में आता है। फिर देखिए, उस उम्र में बच्चा वो नहीं पहचान पाता जो पेरेंट्स पहचानते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है, मुझे लगता है कि 9-10 साल की उम्र ऐसी है जहाँ से हम अपने बच्चों को देख के ये पहचान सकते हैं कि वो उसका वो इंक्लाइन किधर है। अगर हमें लगता है तो हमें इमीडिएट किसी भी बेहतर एकेडमी आजकल बहुत हो गई हैं, बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, तो हमको उनसे बात करना चाहिए, जाके बात करें कि भाई मुझे ऐसा लगता है, क्या मेरा बच्चा या बच्ची, आपको जो कोचेस हैं वहाँ पे, कि आपको लगता है कि इसको हम स्पोर्ट्स के करियर में हम परस्यू करा सकते हैं या ना करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को जो चीज़ समझ में आएगी वो सबसे पहली होगी, और ये ज़रूरी है कि आपको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतर एकेडमी, क्योंकि देखिए वेबसाइट, प्रोफेशनलिज्म, कमर्शियलाइजेशन होता जा रहा है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर जगह पे हम ला पा रहे हैं या ना ला पा रहे हैं। भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस बच्चे की प्रतिभा को पहचाना है तो उस पर भरोसा करके, और आप एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किसी भी एकेडमी में लेके जाएं, और उसके बाद जैसे जैसे उसकी यात्रा शुरू होगी फिर आप वॉच करेंगे, आप देखेंगे। बट इम्पॉर्टेंट है कि अगर इमीडिएट मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्रतिभा है तो मुझे देखना चाहिए।
मतलब 9-10 साल जैसे आपने बोला, जी। अराउंड दैट टाइम यस, पता चल जाता है हाँ, वेयर डू यू स्टैंड। यस, ये उम्र ऐसी है जहाँ पे आपको लग जाता है, बच्चे का इंटरेस्ट भी समझ में आता है, उसका पोटेंशियल भी दिखता है, उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी भी आप आकलन कर सकते हैं। सर, अंदाजन कितने घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब हम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, घर में टाइम पास नहीं, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए अंदाजन कितने घंटे क्रिकेट खेलना प्रैक्टिस? देखिए, जहाँ प्रोफेशनल आपने बात की है, तो वहाँ समय की कोई सीमा नहीं होगी क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है। हम क्रिकेट की बात नहीं करें, हम स्पोर्ट्स की बात नहीं करें, अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में बहुत कंपटीशन हो गई। और अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको स्ट्रगल करना है, आपको सर्वाइव करना है, आपको वहाँ अपने पैर जमा के रखने हैं, तो आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, औरों से हट के करनी पड़ेगी। क्रिकेट, जहाँ तक क्रिकेट की बात करते हैं, टीम गेम है, तो आपको टीम के साथ जो प्रैक्टिस सेशंस आपके होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा कुछ सेशंस आपको अपने लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको लोगों से, और जो प्लेयर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके काउंटर पार्ट्स हैं, उनसे अगर आपको अहेड मूव करना है, तो आपको कुछ जो हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स या वो कंफर्ट जोन है, वहाँ से बाहर निकल के आपको आना पड़ेगा। फिर भी ऐसे मतलब 3 से 4 घंटा कम से कम लगेगा। अगर मैं तो बच्चों की बात कर रही हूँ, जब जी। वो ऐसे कोचिंग के लिए जाते हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के या दिमाग में तो सबसे पहले वही आता है नहीं, 3 घंटे कि मुझे लगता है 3 से 4 घंटे सफिशिएंट हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमको उनकी अपब्रिंगिंग एजुकेशन के साथ करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरी एकेडमी में पूछेंगे आप, या मैं जब से कोचिंग में आया हूँ, तब से मेरा बहुत बड़ा फोकस होता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप कितने भी बड़े प्लेयर बनेंगे, लेकिन आपको एजुकेट होना, मैं पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने जो कोर्स की किताबें हैं उससे बाहर निकल के आपको और दूसरा प्रैक्टिकल ज्ञान, जो हम नॉलेज कहते हैं, अवेयरनेस। अवेयरनेस कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और वो कब होगी? जब आप चीज़ों को समझने के काबिल होंगे। तो उसके लिए आपको ज्ञान चक्षु आपके खुले होने चाहिए। और मेरा हमेशा फोकस रहता है कि पढ़ाई, क्योंकि इस उम्र में 9-10 में अगर बच्चा बढ़ रहा है, तो उसको प्रोफेशनल क्रिकेट में आते-आते 16-17 साल में वो कंप्लीट डिवोटेड क्रिकेटर हो जाएगा, प्रोफेशनल क्रिकेटर हो जाएगा। तब तक उसका बेस, उसका तैयार। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं तो पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि हम दोनों में आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। पढ़ाई भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, खेल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेस हम बना देंगे, फिर आपको आगे टेंशन नहीं है कि बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा। क्योंकि जैसे जैसे क्रिकेट आप देखेंगे, ग्लोबलाइज और ग्लैमराइज होता जा रहा है, तो आप जब अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो एक एलिट क्लास में आप मूव करने लगते हैं। आपके इंटरेक्शन, आपके मिलना जुलना एक अलग क्लास में हो जाता है, और जहां आप हीरो होते हैं, आप लोग आपको एडमायर करते हैं, आप रोल मॉडल हो जाते हैं, आइडल हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपके हर बिहेवियर को भी देखा जाता है कि आप कैसे एक्ट कर रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि 16 साल तक तो बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत जिम्मेदारी के साथ स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए फोर्सफुली भी कहेंगे तो भी चलेगा। बट हाँ, उनको ये बताना पड़ेगा कि पढ़ाई, क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट करियर बनाइए, लेकिन स्टडीज़ और एजुकेट होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके क्रिकेटिंग करियर के लिए। सर, फॉर्मल क्रिकेट की अगर हम बात करें, तो उसमें एज वाइज प्रोग्रेशन, या एक्चुअली व्हाट आई एम मीनिंग टू आस्क इज, जैसे जब हम लोग छोटे थे, हमें पता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो नीट देना है, 12th के बाद जेईई देना है, फिर उसके बाद आपकी स्कोर के हिसाब से एडमिशन होगा, फिर आप प्राइवेट कॉलेज, ये कॉलेज, सबकी रैंकिंग, ये मतलब एवरीबडी नोज एवरीथिंग अराउंड इट, सबसे सीधा रास्ता है ये आगे बढ़ने का। तो मिडिल क्लास फैमिली, स्पेशली मेरे फैमिली, हम सबको तो यही पता था। पर ये क्रिकेट की प्रोग्रेशन बिल्कुल ही नहीं पता रहती है, मतलब समझ ही नहीं आता कि कैसे आगे जाते हैं, कैसे कहाँ एडमिशन होता है, कौन से एज ग्रुप, मतलब ये इसका जो होता है
आगे बढ़ने का प्रोसेस क्या होता है इसका? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस मामले में मैं बीसीसीआई को बहुत शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से शेड्यूलिंग हम बीसीसीआई करती है, और बीसीसीआई से डाउन द लाइन आता है, बीसीसीआई से एमपीसीए, एमपीसीए से आईडीसीए, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। क्रिकेट में भी ऐसा ही है कि हर कैटेगरी को डिफाइन किया हुआ है बहुत अच्छे से। अंडर 13 टूर्नामेंट होते हैं, अंडर 15 है, अंडर 18, अंडर 19 है, अंडर 22 है, एंड सीनियर्स हैं। सेम कैटेगरी गर्ल्स में भी है, वुमेन्स में भी है। तो मुझे मालूम है, मेरी जो आप जिस चीज़ से चिंता कर रहे हैं कि प्रोग्रेशन, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन कैसे आकलन करेंगे आप। तो जब बच्चा एडमिशन लेता है 9-10 साल की उम्र में, अगर क्रिकेट खेलने आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहला पड़ाव होता है अंडर 13 खेलना। तो जो वो इंटर क्लब टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ रिप्रेजेंट करेगा। वहाँ से अगर हम जैसे इंदौर के बच्चों की अगर बात करें, उससे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कैनवास बहुत क्लियर हो जाएगा। 13 का बच्चा है, अंडर 13 तक है, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि 13 के ट्रायल्स देगा। पहले तो हमारे यहाँ टूर्नामेंट होते हैं, वो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करे और इंदौर डिवीज़न के लिए वो अपनी दावेदारी बनाए, इंदौर डिवीज़न को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एमपीसीए के शेड्यूल है। इंटर डिविजनल टूर्नामेंट होता है, एमपीसीए की टीम बनने के पहले इंटर डिविजनल टूर्नामेंट होता है। तो अंडर 13 का जो एमपीसीए टूर्नामेंट करती है, वो उसमें आईडीसीए को पार्टिसिपेट करेगा। वहाँ से अगर वो वहाँ परफॉर्म करता है इंटर डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट में, तो उसको एमपी खेलने का मौका मिलेगा। जब तक एमपी खेलता है, फिर इंटर स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद का नेक्स्ट पड़ाव आ जाता है कि अगर आप इंटर स्टेट में अच्छा करते हैं, तो एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो बीसीसीआई का कोचिंग डिपार्टमेंट है, या कहें कि विंग है, और मुझे लगता है वर्ल्ड की बेस्ट कोचिंग विंग है। एनसीए जिस तरह से वर्क कर रहा है, तो आज जो इंडियन क्रिकेट में जो परिवर्तन आया है, या जो प्लेयर्स में परिवर्तन आया है, और एक ऑल टुगेदर हर कैटेगरी में हम अपना वर्चस्व कायम कर पा रहे हैं, तो ये बीसीसीआई का जो स्ट्रक्चर है एनसीए को लेके, विच इज़ फैंटास्टिक एंड विच इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मुझे ये जो सेम, अब बच्चा 13 के बाद जब बड़ा होता है, तो वो अंडर 15 के लिए एलिजिबल हो जाता है। सेम प्रोसेस 18, 19 और सीनियर के लिए है। तो आपके पास भी बीइंग अ पेरेंट, आपके पास भी एक प्रोग्रेशन, उसका ग्रेजुअल प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास रहेगी, कोच के पास भी रहेगी, सेक्रेटरी इंदौर डिवीज़न के पास भी रहेगी, कि बच्चा कैसे कैसे ग्रो करता जा रहा है। तो जैसे वो एग्ज़ाम्स है, वैसे ही ये एग्ज़ाम्स है। तो मतलब अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो यही होगा कि बच्चा जब कोई भी क्लब, ये स्कूल लेवल पे नहीं होता, ये इंटर क्लब टूर्नामेंट्स होते हैं, राइट? तो ये क्लब ज्वाइन करेगा, क्लब को रिप्रेजेंट करेगा विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन। हाँ, तो आपस में खेल के वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो उसका विद इन द डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे ट्रायल्स के थ्रू। और वहाँ अगर परफॉर्मेंस, जो आई थिंक 10 संभाग है एमपी में, तो ये 10 संभाग आपस में खेलेंगे। वहाँ पे जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे एमपी की टीम होगी, और एमपी की टीम के बाद स्टेट लेवल पे आप खेलेंगे, और वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो एनसीए आप फिर बड़े अच्छा, हाँ, बड़े कैनवास पे आप आ जाते हैं, जहाँ आप परफॉर्म करते जाते हैं। तो फिर आप पे नज़र ऊपर भी होने लगती है कि जो बहुत अच्छा सेटअप है, सिलेक्टर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, जो आपके टैलेंट सर्च विंग है, तो वो आपको उस तरीके से देखती जाती है। और देखिए, वहाँ जो बैठे हैं वो भी खिलाड़ी हैं, वो बहुत बखूबी जानते हैं कि किसमें पोटेंशियल है और कौन कितना बड़ा प्लेयर बन सकता है। बीसीसीआई उसी तरह से उन पे वर्क करती है, एमपीसीए उसी तरह वर्क करती है, आईडीसीए उसी तरह वर्क करती है। अगर आईडीसीए की बात करें, तो कुछ बच्चे हैं जो हमको दिखते हैं कि ये बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल है, और ये आईडीसीए को, एमपीसीए को और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारे लिए
देखिए हर डिवीज़न और हर स्टेट को रहता है कि अपने बच्चे जब खेलते हैं तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। आज अगर मुझसे पूछेंगे तो आईडीसीए के 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आवेश खान है, वेंकटेश हैं एंड रजत है। तो डाउन द लाइन जब बात करते हैं तो इन तीनों को देख के हमारे भी जूनियर बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनके ये रोल मॉडल्स हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी आवेश जैसा बनना है, मुझे रजत जैसा बनना है, मुझे वेंकटेश जैसा बनना है। तो सर मैंने पहले तो मुझे नहीं पता था कि क्लब में ये ग्रेडिंग सिस्टम या क्या होता है, तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि व्हाट इज़ दिस ग्रेडिंग सिस्टम, और क्या पेरेंट्स को क्या देख के क्लब में एंटर करना चाहिए कोचिंग के लिए, तो ग्रेडिंग सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए ग्रेडिंग सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एस्पेक्ट एक अलग है। वो हमारे जो वर्किंग आईडीसी की वर्किंग है कि इंदौर बड़ा शहर है, बहुत प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और एक बड़ी चीज़ ये है कि क्रिकेट एकेडमी से हमारे कई कोचेस का जीवन यापन भी है। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, आईपीएल की शुरुआत, आईपीएल अब 17वां एडिशन हो गया है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है आईपीएल का। तो प्लेयर्स का, एक्स प्लेयर्स जो क्रिकेट खेले हैं या बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं क्रिकेट में, एक ऑप्शन उनके पास रहता है कि वो अपना जीवन यापन एक एकेडमी के साथ शुरू कर सकते हैं। अब हम सबको तो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खिला सकते हैं, या अगर हम ए ग्रेड का टूर्नामेंट करते हैं, वो ए ग्रेड इन द सेंस कि वो हमारा सबसे क्वालिटी वाला एक सेगमेंट हो गया है, जहाँ से हम अपने प्लेयर्स को आईडीसी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ग्रेडेशन नहीं करेंगे तो 100 क्लब हैं इंदौर में, अब मैं 100 क्लब को तो एक साथ नहीं खिला सकता हूँ, तो मुझे उसमें से जो बेस्ट ऑफ द कोचेस हैं उनकी कैटेगरी अलग रखनी पड़ेगी। उनके जो बच्चे होंगे उनको डेफिनेटली, क्योंकि उस क्लब में अगर वो खेल पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनमें वो प्रतिभा है, तो वो हमको डिफाइन करने के लिए भी बहुत आसान होता है। ए ग्रेड के बाद बी ग्रेड है, ए ग्रेड में भी हमने ए ग्रेड है और एक एलिट है, जहाँ पे ए ग्रेड के जो क्लब्स हैं उनके जो सेकंड कैटेगरी के क्लब्स हैं, क्योंकि खेलने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, वो भी हम रोक नहीं सकते। तो उसके नीचे का स्ट्रक्चर जो है वो एलिट वाला है और उसके बाद बी वाला है। सर आई थिंक एमपी में इन जनरल, इंदौर बीइंग द कमर्शियल कैपिटल, बहुत सारे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ शायद वी आर एबल टू प्रोवाइड, एंड इसलिए इतने क्लब्स वगैरह हैं। तो बाहर से भी बहुत से बच्चे आते हैं, एमपी से बाहर से भी आते हैं, मैंने खुद भी देखा है। तो क्या ये जो क्रिकेट के क्लब्स होते हैं ये हॉस्टल फैसिलिटी ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं? देखिए मेरे ख्याल से इंदौर में तो एज सच कोई हॉस्टल नहीं है। देखिए क्या होता है कि अगर हम मेट्रोज़ की बात करते हैं या बड़ी सिटीज़ की बात करते हैं, जहाँ पे पेइंग कैपेसिटी काफ़ी है और बच्चे पे भी करते हैं और वहाँ वो फैसिलिटीज़, यहाँ मुझे नहीं लगता कि उतना पेइंग कैपेसिटी देखने को मुझे मिली है। और जब आप अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं वो फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहता। अगर मेरा फोकस कोचिंग की ओर है, मुझे क्रिकेट सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर मैं ज़्यादा कमर्शियल होता हूँ तो फिर मैं डाइवर्ट हो सकता हूँ। जब आपको कमाई के साधन दिखते हैं और कमाई होते हुए दिखती है तो निश्चित तौर पे एक मानसिकता आपकी वैसी रहती है कि आप और ऑप्शंस टटोलने लगते हैं कि अरे ये भी कमा सकता हूँ, यहाँ भी कमा सकता हूँ, यहाँ भी कमा सकता हूँ। तो जब आप उस जगह जाने लगते हैं और सोच के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बेसिक थॉट प्रोसेस थी जिसके लिए आपने काम इनिशिएट किया था, उससे आप डाइवर्ट होते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ हैं फैसिलिटीज़। हाँ, हमारे यहाँ जैसे बच्चे आते हैं तो हमें मालूम है कि कुछ हॉस्टल्स हैं, तो हम उनको रेफ़र कर देते हैं कि आप जाइए, डील आपको करना है, बात आपको करना है। हाँ, हम ये कह देंगे कि भाई हमारे यहाँ के बच्चे हैं तो बी रेस्ट एश्योर कि बच्चे अच्छे ही होंगे, मतलब आपको वो न्यूसेंस वाली चीज़ नहीं होगी। और फिर हम वॉच भी रखते हैं, हम उनसे कांटेक्ट में भी रहते हैं और हम उनसे फीडबैक भी लेते हैं। सुना है क्रिकेट कोचिंग और क्रिकेट खेलने में बहुत पैसा लगता है, सुना क्या, महसूस कर रही हूँ मैं तो
अराउंड एक्सेसरीज स्पेशली, इफ नॉट जस्ट द कोचिंग, तो हम अंदाज़न कितने खर्चे की बात कर रहे हैं? अगर ये चीज़ पता हो, जो अभी पेरेंट्स सोच ही रहे हैं कि क्या हम हमारे बच्चे को क्रिकेट खिलाएं, क्या उसके ड्रीम को परस्यू करने के लिए, तो एज अ फैमिली उनको भी बजटिंग करनी पड़ती है सर। तो व्हाट फिगर आर वी लुकिंग इनटू? थोड़ा इसमें कोई जनरल एक आप बता पाएँ अगर, तो शायद पेरेंट्स को आसानी हो। देखिए, बजटिंग तो पेरेंट्स को ही करनी होगी, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास, है ना। बट अगर मुझसे आपने पूछा है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पेरेंट्स को सही तरह से गाइड कर पाऊँ, तो सबसे पहली चीज़ है तो ऑनेस्टी। हमको अपने बच्चों को ये समझाना होगा या ये बताना होगा कि एक हमारी भी लिमिटेशन है। देखिए, हर पेरेंट अपनी लिमिटेशन से बाहर कई हद पार करके अपने बच्चे के लिए जाता है ना। वो खुद अपनी चीजें नहीं लेगा, लेकिन वो बच्चे के लिए लेके आएगा। वो अपने शूज नहीं लेगा, लेकिन वो अपने शूज भी लेगा तो वो 250, 300, 500 वाले ले लेगा। लेकिन जहां बच्चे की बात है तो वो 2500 भी जाएगा, 5000 भी जाएगा, 6000 भी जाएगा। वहां हमको एटलीस्ट ये रियलाइज कराना है। देखिए, रियलिटी से हम रूबरू करा रहे हैं बच्चों को कि उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स की एक लिमिट है, उस लिमिट में मुझे भी काम करना है। तो निश्चित तौर पे खर्चीला तो है, क्योंकि आपको खान पान भी देखना है। नरिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको वो सारी चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करनी है। तो अब हम प्रोफेशन की बात करते हैं कि क्रिकेट एक प्रोफेशन हो गया है ना। देखिए, अब अगर बच्चा हमारा स्टडीज़ को परस्यू कर रहा है, तो अगर वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या मेडिकल की तैयारी कर रहा है या आईटी में जाना चाहता है, तो उसके भी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हम भेजते हैं उनको। हम अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाते हैं, फिर अच्छे बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट को हम देखते हैं जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ और वहाँ लगता है कि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर हमने उसको प्रोफेशन बनाया है बच्चे ने, और बच्चे को भी हम उस ओर लेके जा रहे हैं, तो देखिए, अब आप उसको, बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको लैपटॉप भी देते हो आप उसके लिए डेस्कटॉप भी ला के देते हैं आपको। तो दोनों चीज़ें अगर आप उसको करियर बनाने के लिए परस्यू करने का कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो हमको देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि वो पैसा वहाँ का आपका बच रहा है ना भाई। आप उसको अगर स्टडीज़ में भी भेजते तो वो पैसा वहाँ लगता ही लगता है। अब वो यहाँ है तो यहाँ पैसा लग रहा है, तो पैसा उतना ही लगेगा। बट हाँ, क्रिकेट में डेफिनेटली जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो निश्चित तौर पे अगर आपको जहाँ कंपटीशन बढ़ती है, तो वहाँ आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपको जाना ही पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। कुछ तैयारी आपको लोगों से हटके करनी पड़ेगी, आपके कॉम्पिटिटर्स से हटके करनी पड़ेगी, ताकि आप ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएँ, ज़्यादा एक्सेल कर पाएँ और ज़्यादा पोटेंशियल के साथ डिलीवर कर पाएँ। सो बेसिकली जो अगर हम बात करें कि एक्सपेंस की, तो एक पार्ट तो होता है कोचिंग, विच इज़ लाइक कोचिंग तो नेचुरली मैंडेटरी है, वो तो आप करोगे ही। फिर आपको उस बच्चे का कम्यूट पे खर्च होगा, विच इज़ एडिशनल फ्रॉम योर रेगुलर जो, एंड न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इट कुड बी शूज़, इट कुड बी बैट या पैड्स या वॉट एवर जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग, ना कोचिंग इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। अब वो तो कोई कुछ कोचिंग लेगा तो कितना अमाउंट आएगा, कहीं और जाएंगे कितना आएगा, उसको छोड़ दे तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 हज़ार महीना का खर्चा न्यूट्रिशन और इन चीज़ों पे आ जाता है। साल में 1-2 बार आपको जैसे बढ़ता पाँव है तो फिर आपको करना पड़ेगा, और ये होते हैं एक्सपेंसिव। तो इस पे मुझे एक सवाल ये है कि जो स्पेसिफिक टूल्स या एक्सेसरीज, जैसे अच्छा जूता, अच्छा बैट, इसका कितना रोल होता है एक प्लेयर के परफॉर्मेंस पे? बहुत ये आप डिनाई नहीं कर सकते सर, वो तो इकबाल मूवी में देखा तो नंगे पांव दौड़ के बॉल डाल दे रहा था। समय की बात है, समय में परिवर्तन आया है और हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरी एकेडमी में भी जहाँ मुझे लगता है कि बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो एक्सपेंसेस हम अफोर्ड कर पाएँ। और होता है, जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल है, अलग बैकग्राउंड है, तो उसमें ये होता है कि मैं बच्चे जो मेरे फ्रेंड्स आते हैं या वो देखते हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा है,
तो भाई अगर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ तो भाई करना चाहते हो तो आप आओ, और ये बच्चा है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये ना आप मुझे देंगे ना आप बच्चे को पैसा देंगे, आप ये सामान लाके बच्चे को दे दीजिए ताकि उसे मिले, वो मिले उसको। क्या होता है, नहीं तो अगर मैंने दे दिया और वो बच्चे ने कहीं, देखिए समय की चीज़ें हैं, आप चेक नहीं रख सकते आप। अब वो पैसा मैंने 6,000 7,000 8,000 का जूता है, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब वो पैसा उसने जूता लाया नहीं लाया, वो कहीं और खर्च हो गए तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है, हम ये कहते हैं कि आप आइए, आप दीजिए, आप सामान दे दीजिए। तो ऐसा भी करते हैं कि जहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ हम भी देखते हैं। जो मैंने मेरे क्लब में सीखा, मेरे सर ने मेरे लिए किया, वही चीज़ मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ कि हम एजुकेशन का भी ध्यान रखते हैं, हम उनकी बाकी कपड़े हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसका भी हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको हम तभी एक मतलब इसका रोल है। अच्छा, बिल्कुल। जूता, अब जूते अच्छा, की जो बात, जूते की बात की है आपने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ और मुझे भाई नॉर्मल क्रिकेटर से, बैट्समैन से, फील्डर बॉलर से, स्पिनर से मुझे ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अब मेरे लिए तो मेरा पैर इम्पोर्टेंट है ना। मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मेरा पैर इम्पोर्टेंट है। अब मैं अच्छा जूता नहीं पहनूंगा, जो आपने बात कही कि नंगे पैर भी होता था, और उस समय की चीज़ें अलग थी, वो समय अलग था, वो टेम्परामेंट, वो आप कहें कि मानसिक दृढ़ता बहुत अलग थी उस समय। और अभावों में निश्चित तौर पे आज भी वो स्थिति है कि अभावों में पला बड़ा खिलाड़ी या कोई भी है, वो बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। ये उसको उसकी कीमत का एहसास होता है। तो मेरे लिए, अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा शू बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मैं मैच खेल रहा हूँ, अगर मैं उस शूज़ को पहन के खेल रहा हूँ जिसके स्पाइक्स अगर नीचे से निकल के गड़ रहे हैं, तो मैं कैसे बॉल डाल पाऊंगा। या वो स्पाइक्स अगर अंदर घुस गया, जो पहले होता था, हमारे साथ भी हुआ, तो वो हर्ट करता है, वो आपको डैमेज करता है, फिर आपका क्रिकेट से दूर होते हो, आपको बहुत सारी सेप्टिक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको, आपके परफॉर्मेंस को वो इम्पैक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है। बैटिंग कर रहा हूँ तो अब पावर गेम हो गया है, आज का क्रिकेट बदल गया है। जो बैट आज तो 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख के बैट आने लग गए हैं। पहले तो बैट आते थे जो विलो अलग होती थी, आज की रेडी टू प्ले हैं। पहले तो हम उसको बैट को लेके आते थे, ऑयल पिलाते थे, फिर उसको नॉक करते थे घर पर बैठ के, और फिर लेके जाते थे, और बैट टूटता था तो फिर उसको ट्वाइनिंग कराते थे, उसको टेप लगाते थे। कई बार ऐसा लगता था, जब हम लोग खेलते थे तो दूसरे बच्चे मजे लेते थे कि पूरा हॉस्पिटल उठा लाया, टेप कर रखा है पूरे बैट को, लेकिन सीमित संसाधन होते थे उस समय। अब चेंज हो गया है क्योंकि पावर गेम हो गया है, और आपके परफॉर्मेंस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो छोड़ता है। तो मुझे लगता है कि उसका भी इम्पोर्टेंस उतना ही है। तो एक अच्छा बैट होना चाहिए, अच्छे ग्लव होना चाहिए, अच्छा पैड होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो वो बहुत ज़रूरी हैं। सर, किसी भी फील्ड में घुसना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दांव पे होती है, समय, पैसा, मेहनत, बहुत कुछ। तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई एग्ज़िट क्राइटेरिया, जैसे कोई एक ऐसी क्राइटेरिया बच्चों और उनके पेरेंट्स के मन में क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि कहाँ तक जाना है या क्या नहीं हुआ तो हमें कुछ और सोचना है, ये चीज़ क्लियर हो उनके दिमाग में? देखिए, मेरा भी बहुत मतलब पुख्ता हूँ इस मामले में कि हमेशा आपके पास एक स्टैंड बाय प्लान बी होना चाहिए। हाँ, लेकिन प्लान बी के बारे में आप सिर्फ सोचें, लेकिन पूरा फोकस शुड बी ऑन प्लान ए, या जो आपने डिटरमाइन कर रखा है। देखिए, एग्जिट करने का जो आपने पूछा है, बीइंग अ पेरेंट, जैसे मैंने बोला कि प्रोग्रेशन है ना, जो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हम देखते हैं कि 13 है, 15 है, 18 है, कि हमारा बच्चा, या बीइंग अ कोच मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मैं भी वो मॉनिटर करते चलूँ कि मेरा बच्चा किस तरह से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है उसमें, या किस तरह से वो एक्सेल कर रहा है। पेरेंट्स को भी दिखेगा
तो वो ऑनेस्टी हमारे साथ होना चाहिए कि अभी जैसे अभी की बात करते हैं, एक आईपीएल ये एक सच्चाई है जिसे हम नकार नहीं सकते। आईपीएल ने बहुत कुछ बदलाव लाया है ना। आईपीएल की वजह से पेरेंट्स को भी ये लगने लगा है कि मेरा बच्चा भी करियर बना सकता है और ग्लैमर है, बहुत पैसा है, बहुत ग्लैमर है, और अगर एक बार खेल लेगा तो मुझे इसके फ्यूचर की चिंता नहीं होगी। हम अगर आंख बंद करके रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे लिए भी परेशानी होगी और हम अपने बच्चों के लिए भी परेशानी पैदा करेंगे। तो ऑनेस्टी के साथ एनालाइज करें कि इसमें पेरेंट्स का और कोच का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए मैं बहुत मानता हूँ इस चीज़ को कि किसी भी बच्चे को अगर वो बड़ा क्रिकेटर बनता है या किसी भी फील्ड में बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हासिल करता है, अचीवर होता है, तो उसके पीछे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी अपनी जगह है, उनके जो जिस तरह से वो काम करते हैं वो बहुत अलग है, और कोच अपना अलग काम करता है, और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम आकलन करते हैं, एनालाइज करें कि वो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन को ध्यान में रखें, बहुत माइन्यूटली देखें, वो ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ स्टैग्नेशन आ रहा है, और उस पर वर्क करें कि हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर जब हमें लगता है कि यहाँ से, देखिए कई बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी इंजर्ड भी होते हैं, और ऐसी इंजरी होती है जो शायद नहीं रिकवर हो पाती, या उस पोटेंशियल के साथ रिकवर नहीं हो पाएगी जो रिक्वायरमेंट उस कैटेगरी के लिए या उस गेम की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं है। तो हमको एग्जिट का रास्ता इमीडिएट देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। फॉर्चुनेटली क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट खेलने के छोड़ने के बाद भी एक प्लेयर के पास अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जो मैं आगे बाद में और हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो अपना करियर वहाँ बना सकता है, पर लिंगर ऑन करना या ड्रैग करना नहीं होना चाहिए, ये कोच को और पेरेंट्स को बहुत, क्योंकि देखिए स्थितियाँ बदल गई हैं, कंपटीशन लेवल इट्स वेरी हाई। मतलब अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं ड्रैग करता रहूं तो नहीं होगा, आपको इमीडिएट सिक्योर करना होगा, पर एनालाइज करने के बाद बच्चे को भी खुद लग जाएगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एग्जिट का रास्ता हमेशा होना चाहिए, और लेकिन आकलन के बाद, और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं ये कहूँ कि नहीं खेल पा रहा तो मैं छोड़ दूँ, ये नहीं होना चाहिए। इसमें रजामंदी बच्चे की भी होना चाहिए, पेरेंट्स की भी होना चाहिए, कोच की भी होना चाहिए। आई थिंक ये प्रॉब्लम तो इस पूरे जनरेशन के साथ ही है। वी आर सीइंग अ जनरेशनल चेंज वर्क फोर्स वाइज। हम क्लिनिक में भी देखते हैं, सब दूर देखते हैं। पहले जैसा था ना कि आपको कुछ कमाना है तो वो आपके लिए एक एग्जिट क्राइटेरिया हो जाता था, लेकिन अब वो एग्जिट क्राइटेरिया कमाना नहीं हो पाया है। वो दे डोंट, इतनी जल्दी वो आते नहीं है। 21, 22 इस एज तक भी उनमें वो सीरियसनेस नहीं आती है। तो प्रॉबेबली आई वुड से आपको लगता है कि 17, 18 के एज में जब आप करियर प्रोग्रेशन आपका जो कैटेगरी वाइज आपने बोला है, अंडर 18, अंडर 19 या जो भी, उसमें अगर आप कहीं परफॉर्मेंस उस लेवल में, क्योंकि ये सब कंपटीशन की बात है कि आपके साथ वाला कैसा है, जगह तो आपको 16 में ही बनानी है। तो अगर उस 16 में आपकी जगह नहीं बन रही है, आप 1 साल 2 साल और देखोगे, उसके बाद शायद ये डिसीजन कंबाइंड वे में, जैसे आपने बोला, उसमें लेके उनको प्लान बी की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करना। सर, अवेयरनेस एक दो धारी तलवार है। पेरेंट्स का अवेयर होना टुवर्ड्स क्रिकेट या टुवर्ड्स बच्चे के लिए क्या करना है क्या नहीं, ये ज़्यादा फ़ायदा देता है या नुकसान? नहीं, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और निश्चित तौर पे फ़ायदा ही देता है, लेकिन ओवर और उसमें अप्रोच शुड बी पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि
अवेयरनेस की, है ना। तो मैं अगर मेरे बच्चे को किसी एकेडमी में भेज रहा हूँ तो मुझे ये अवेयरनेस होना चाहिए कि वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो आज के समय के हिसाब से हैं कि नहीं है, कोचिंग पैटर्न भी इम्पॉर्टेंट है, या कोच है वो ऑर्थोडॉक्स। देखिए आज का समय बदल गया है, हम शॉर्टर फॉर्मेट पे आ गए हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो टेस्ट क्रिकेट, मुझे आज भी टेस्ट क्रिकेट पे ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, और मुझे भी लगता है कि पर T20 क्रिकेट को नकार नहीं सकते, है ना। आज के समय की दरकार है, ज़रूरत है, मुझे उस क्रिकेट पे भी बच्चों को लाना पड़ेगा, उसको बेसिक्स को इंटैक्ट रखते हुए मुझे इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे। तो ये पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे उनको वो फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, वो कोच का जो मानसिक स्तर उस तरह का है कि नहीं, लेटेस्ट जो चल रहा है एरिना में, जो सर्किट में जो लेटेस्ट है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आज चल रहा है, वो उस और है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसका डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। आप बच्चे से जो बात करेंगे वो आज के समय को लेके करेंगे। हम बात करते हैं, अरे हमारे ज़माने में ऐसे होता था, मेरे समय ऐसा होता था, मैंने ऐसा किया, मैंने तो एक पैंट में खेल लिया, एक जूते में खेल लिया, हमने तो चने भी खा लिए और पानी पी लिया, गुड़ खा लिया, और उसके बाद हम ग्राउंड चले गए। समय बदल गया है, लेकिन समय बदल गया है तो आज मुझे जो देना है वो बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ दूंगा। तो वो अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जा रहा है मदर को भी, मैं तो ये कहूँगा कि मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मदर को अवेयर होना ज़रूरी है कि मेरा बच्चा किस ओर जा रहा है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो तौर तरीके होते हैं बच्चे के, वो माँ से छुप नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। इन्वॉल्वमेंट शायद डिफरेंट वर्ड है, सो इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम, पर अवेयरनेस इज ऑलवेज नेसेसरी। इन्वॉल्वमेंट में ओवर इन्वॉल्वमेंट हमेशा तकलीफ आता है। कहीं भी आप देखेंगे हम, और आज के बच्चे तो, और पहले तो फिर भी ठीक था, परिवारों में भी हम देखते हैं आज के बच्चे अपनी स्पेस चाहते हैं। वो अपनी स्पेस में इनक्रोच नहीं करने देना चाहते किसी को। वो कहते हैं कि भाई आप उतने ही एक लिमिट तक, एक हद तक वो आपको इंटरफेयर करने देंगे। और हमको भी होना चाहिए कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमको कितनी स्पेस लेनी है और कितनी स्पेस देनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ओवर इन्वॉल्वमेंट हमेशा तकलीफदायक रहेगा, और इन्वॉल्वमेंट होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना। सर, मेन स्ट्रीम क्रिकेट जो होता है उसके अलावा क्रिकेट के अराउंड और क्या करियर ऑप्शंस हैं, थोड़ा ये भी बताइए पेरेंट्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्लान बी वाला डर ही रहता है। अगर आज के समय की हम बात करें तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा कि मैं अभी तक क्रिकेट में हूं, तो क्रिकेट से बाहर जाके कोई नई चीज़ शुरू करना डिफिकल्ट होता है। डोमेन नॉलेज क्रिकेट की है। आज के समय में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप क्रिकेट छोड़ते हैं या बीच में स्विच ओवर करना हो आपको, तो आपके पास एक वीडियो एनालिसिस वाला स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइन है। आज की जो पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है। अच्छे मोबाइल पे जिस तरह से वो मैसेजिंग करते हैं, आप देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, जिस तरह से फिंगर्स और उनके वो चलते हैं। तो आप देखिए कोऑर्डिनेशन, मैं कहता हूँ ये अद्भुत है। माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन इज एक्सीलेंट। लेकिन आज के बच्चे हैं जो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए आईपीएल की टीमों के साथ हैं, हर टीम के साथ वीडियो ने, इवन मेरे आईडीसीए में भी वीडियो एनालिस्ट है। हर क्लब में हमारे जिस देव एकेडमी बात करेंगे तो राजेश है। बहुत बड़ा ऑप्शन आपके पास है। बताइए ना शॉर्ट में हमारे दर्शकों के लिए, हो सकता है उन्हें पता नहीं हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ वीडियो एनालिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते वो आपको कैमरा दिखाता है। बड़ी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बैट्समैन है या बॉलर है या फील्डर है वो कहाँ गलती कर रहा है। तो आप माइन्यूट से माइन्यूट गलती को आप पकड़ सकते हैं।
स्लो मोशन में आप जाते हैं तो वो स्लो मोशन में भी वो इतना स्लो मोशन होता है कि उसमें आपको इतनी माइन्यूटली जाके आप तो मेडिकल उसमें जुड़ी हैं, तो वैसे ही क्रिकेट में भी है कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका बैट का फ्लो कैसा आ रहा है, आपका पैर कहाँ जा रहा है, आपका हेड फॉल हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वीडियो एनालिसिस का होना भी। वीडियो एनालिस्ट बहुत अच्छा होना, बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो एनालिस्ट तो एक ऑप्शन हुआ, करियर ऑप्शन अराउंड क्रिकेट। उसके अलावा और कौन से ऑप्शन? उसके अलावा ट्रेनर। आप एक समय तक आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आपको लगता है कि अब परस्यू नहीं कर पाऊंगा, तो आप ट्रेनर के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, कई लेवल के कोर्सेज हैं। तो बीसीसीआई ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, बीसीसीआई के हैं, एनसीए ऑर्गेनाइज करती है। तो हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट से भी, डिवीजन से भी हम एमपीसीए भेजते हैं, एमपीसीए फर्दर बीसीसीआई भेजती है। तो वो भी लेवल्स अलग हैं। तो आप अपना परस्यू वहाँ भी कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब सारे स्पोर्ट्स हैं जिनके मैं समझता हूँ कि हर स्पोर्ट्स की फिटनेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है। क्रिकेट है तो क्रिकेट स्पेसिफिक ही फिटनेस होगी। क्रिकेट स्टेशनरी गेम नहीं है। तो आप ट्रेनर बन सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। आपको स्कूल्स में आजकल जॉब है, आप पर्सनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ट्रेनर्स के साथ साथ ये भी है कि वो क्रिकेट के साथ साथ पर्सनल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं अपना दूसरे अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटर्स दूसरों को भी आप देख सकते हो, तो बहुत आसानी से जीवन यापन कर सकते हो। तो एक तो आपने बताया वीडियो एनालिस्ट, एक हो गए आप पर्सनल ट्रेनर या ट्रेनर्स बन सकते हैं। फिर अंपायरिंग बहुत अंपायरिंग और स्कोरिंग तो कैसे होता है? उसके भी एग्जाम्स होती हैं, बीसीसीआई एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। वही चीज़ डाउन द लाइन है, जैसे आईडीसीए की बात करें तो आईडीसीए भी अपनी एग्ज़ाम करता है। फिर एमपीसीए भी एग्ज़ाम करता है, वो एमपीसीए की एग्ज़ाम देते हैं। तो एमपीसीए के लिए करते हैं। फिर जब एमपीसीए से बीसीसीआई के एग्ज़ाम देते हैं, उसमें क्लियर होते हैं, तो फिर वो बीसीसीआई के मैचेस करने लगते हैं। और अभी की अगर बात करें तो क्रिकेट इतना बढ़ गया है, हर कैटेगरी का क्रिकेट है। वुमेंस क्रिकेट भी है, मेंस और बॉयज़ और गर्ल्स क्रिकेट भी है। तो अगर मैं एम्पायर हूँ और अच्छा कर रहा हूँ, डिसेंट एम्पायर हूँ, तो साल भर थ्रू आउट द ईयर आई विल बी बिजी एंड आई विल अर्न मनी एज गुड एज क्रिकेटर्स या प्लेयर्स आर अर्निंग। तो उतना ही लेवल हो गया है, एम्पायर्स को भी वही रेम्युनरेशन है। तो एक एम्पायरिंग है, स्कोरिंग है। तो आपको स्कोरिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर है। तो आपको कुछ नहीं, आप पहले आप पूरा लिखते थे, आप बड़ी बड़ी स्कोर शीट पे आप लिखते थे, अलग अलग फॉर्मेट में होती। अब क्या हो गया कि वो आपको ऐप के थ्रू हो गए, आपके मोबाइल पे स्कोरिंग होती है। वो एक ऑप्शन आपके पास हो गया। आप स्टैटिस्टिक्स में एनालिटिकल उसमें जा सकते हैं, वो भी एक एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वर आप बन सकते हैं, वो भी ऑब्जर्वर बनने के लिए भी तो आप एक लेवल खेला होना चाहिए। पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक प्लेयर है अगर वो उस लेवल पे नहीं खेल पा रहा है ड्यू टू इंजरी या व्हाटएवर, जो भी हो सकता है, नहीं अगर परफॉर्म कर पा रहा है, एक्सेल कर पा रहा है, तो उसके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि हमारे एसोसिएशन एमपीसीए है, आईडीसीए है, अपने प्लेयर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। एमपीसीए की बात करें तो जो प्लेयर्स हैं जो नहीं बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास वो कोचेस भी हैं, वो ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, तो दे कैन अर्न मनी, वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस मामले में एमपीसीए, बीसीसीआई बहुत केयरिंग जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है। फिर इसके बाद आप अगर मैं लिखने में और उसमें कहीं थोड़ा सा ठीक हूँ, बोलने में, तो मैं कमेंट्री के लिए जा सकता हूँ। कमेंट्री के लिए आप देखिए कितने मैचेस हो गए हैं, थ्रू आउट द ईयर मैचेस चलते हैं, तो आप वहाँ बिजी रह सकते हैं। फिर उसके बाद आप मैस्योर का रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। मैस्योर मतलब मसाज वाला जो होता है, तो वो एक काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी के नीश कैटेगरी ऑफ दैट। पर आजकल उसमें भी एक्सपर्ट्स हो गए हैं। अच्छा, एंड दे आर अर्निंग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो गए हैं वो लोग। फिर आप बात करते हैं
फिजियोथेरेपिस्ट, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आप हो सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे LNIP हमारा ग्वालियर में एक फिजिकल एजुकेशन में ऑप्ट करके आप स्कूल्स में कोचेस हो सकते हैं, कॉलेजेस में कोचेस बन सकते हैं, अपनी पर्सनल कोचिंग आप कर सकते हैं। फिर अगर आप लिखने में थोड़े से स्मार्ट हैं या लिख सकते हैं तो जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप। ऐसे आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बट हाँ, अगेन उसके लिए वो एजुकेशन वाला बैकग्राउंड, अवेयरनेस वाला बैकग्राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जिसको अवॉइड नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो इम्पॉर्टेंट। एक क्रिकेट देखिए, अब क्रिकेट तो हम ग्लोबलाइज कर रहे हैं। ICC एंड BCCI दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने वर्ल्ड कप US में देखा, जहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि आपने ग्राउंड और विद पिचेस आप उठा के लेके गए हैं, वहाँ रखे और वहाँ मैच कर दिए आपने, और अच्छा था और बहुत अच्छा हुआ। देखिए, जब भी आप ग्लोबलाइज होते हैं, और ये जरूरी है, ये क्रिकेटर्स के लिए जरूरी है, पेरेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि उनका एक वरी फैक्टर जो है वो खत्म हो जाता है। जब भी आप ग्लोबलाइज होते हैं, वाइडर उस पे जाते हैं, बड़े कैनवास पे जाते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और वो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे खुलते जाते हैं। तो वहाँ से ये है कि मैं निश्चिंत हो जाता हूँ बीइंग अ पेरेंट कि नहीं, अगर मेरा बच्चा कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर लेगा। तो इस मामले में थैंक्स टू ICC, थैंक्स टू BCCI, जो जिस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं क्रिकेट को, उससे मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक क्रिकेटर्स को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक शॉर्ट में यही है आजकल के बच्चों के लिए स्पेशली, कि अराउंड क्रिकेट, इफ नॉट क्रिकेट एज प्लान ए गेम, आप कमेंट्री, अंपायरिंग, स्कोरिंग, वीडियो एनालिस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें, बट हर चीज में बेसिक एजुकेशन तो आपको चाहिए। आपको एक बेसिक ग्रेजुएशन, और उसके बिना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव होगा, आपको लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, और ये अंडरस्टैंडिंग आपकी पढ़ाई से ही आ सकती है। सर, आपको लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो ज़्यादा फोकस्ड है एज कम्पेयर टू पहले के बच्चे? सिर्फ क्रिकेट के टर्म्स में नहीं, क्रिकेट की ही बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। पुराने भी उतने ही फोकस थे जितने अभी के बच्चे हैं। लेकिन जो हमने मेंटल स्ट्रेंथ वाली बात की, समय का जो परिवर्तन है वो सब हम स्वीकार कर रहे हैं और करना ही पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया, ये गैजेट्स, मैंने जैसे बोला कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हो गई हैं, ये इतने ऐसे गैजेट्स आ गए जो पहले नहीं थे। तो निश्चित तौर पे अगर हमको उनको समय के साथ ग्रो करना है तो वो भी हमको उपलब्ध करानी होगी चीज़ें उनके पास। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, मोबाइल नहीं थे, है ना। फिर टीवी पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं हुआ करता था। यूट्यूब आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, गूगल आ गया है, तो ये सब चीज़ें की वजह से जो एक ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ हम नहीं देख पा रहे। अब क्या बहुत आसान चीज़ें तलाशने लगे कि कहीं भी कुछ नहीं हो तो हम इमीडिएट रेफर करने लगते हैं। पहले क्या होता था कि हम उसको कोशिश गो थ्रू करते थे, बार बार ये कोशिश करते थे कि कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। रेफरेंस के लिए हम बाद में जाते थे और कोशिश भी करते थे। घर में ये बोला जाता था कि भैया पहले खुद निकालो, खुद करो, सॉल्व करो, नहीं होगा तो देन वी आर देयर। अब क्या हो गया कि नहीं आ रहा है तो दिमाग पे बोझ नहीं डालता। अब आपने फट से क्या किया, रेफर कर लो। तो ये गैजेट से दूर आपको रखना। तो पुराने समय में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि फोकस ज़्यादा था, मतलब अभी डाइवर्शन और डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आ रहा है। सही बात है, देयर आर मेनी वेज एंड मेनी थिंग्स दैट दे कैन डिस्ट्रैक्टेड विद। अब कंप्लीटली उनकी भी गलती नहीं है, हम नहीं आपको देखो समय के साथ हमको चलना पड़ेगा। हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, हम इसको रोक भी नहीं सकते, और रोकना भी गलत है। समय के साथ आपको ये रिक्वायरमेंट ही है।
पर सर मोबाइल जो स्मार्टफोन है, ये आई सीरियसली थिंक कि अगर क्रिकेट खेलना है एकदम छोटे उम्र में ना, पता नहीं रहता, तो उससे तो रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए जहां तक हो सके। डेफिनेटली मतलब मैं बहुत इस फेवर में हूँ, और मैं तो मेरे यहाँ भी जब पेरेंट्स आते तो बोलता हूँ उनको कि एक समय सीमा बांधिए, जब जरूरी हो तभी दीजिए, कि ये इतने से इतने पीरियड में तुम्हारे पास रहेगा, इसमें तुमको बात करनी है बात कर लो, कुछ देखना है देख लो, वापस दे दो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, रात में भी हम देखते हैं कि बच्चे सोते नहीं हैं। आपके पास सुबह जब उठते हैं तो बॉडी फटीक होता है, आप सब जानते हैं क्योंकि आप खुद मेडिकल लाइन से जुड़ी हैं। तो आप अगर बॉडी फटीक है तो आप कैसे डिलीवर करोगे, कैसे अपना 100% दोगे, कैसे रिकवर के लिए? आपको लगता है कि रिकवरी के लिए मेरे पास सबसे अच्छा समय है कि मैं लेट जाऊं और मोबाइल देखते रहूं, लेकिन वो स्ट्रेस जो हम दे रहे हैं, वो स्ट्रेस मालूम नहीं पड़ रहा कि वो स्ट्रेस क्या पड़ रहा है हमको। ये सब जो चीज़ें हैं जो अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन अवेयरनेस लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्टिकुलर एज तक तो शायद अवॉइड भी कर सकते हैं, पेरेंट्स कई बार कहते हैं स्ट्रिक्ट। देखिए आपको स्ट्रिक्ट कहाँ होना है, हम जो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं हम उनके बेटरमेंट के लिए स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। वो हमको आजकल देखिए क्या हो गया, पेरेंट्स भी वर्किंग हो गए हैं, है ना, माँ बाप के पास भी वो समय नहीं है जो क्वालिटी टाइम वो बच्चों के साथ हमारे समय में स्पेंड हम कर पाते थे, वो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। ये तथ्य को स्वीकारना पड़ेगा आपको। अब उसका रेमेडी हमने निकाल ली है, अल्टरनेट अरेंजमेंट्स निकाल लिए हैं कि चलो मैं नहीं हूँ तो ये इसमें एंगेज रहेगा, ये बात करता रहेगा, देखता रहेगा, इससे फ्री हो जाए, मैं भी फ्री हो जाऊंगी, ये भी फ्री हो जाएगा, तो हम बात कर रहे हैं। अब वो बात करने का जो समय है वो मुश्किल से 15-20 मिनट का रह गया। पहले हम घंटों बैठ के बात करते, डिस्कस करते थे। तो ये पेरेंट्स को देखना होगा कि हम उसके इम्पोर्टेंस को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन कितना यूज़ करना है, किस लेवल तक चीज़ों के पास जाना है, भरोसा रखना है, वो आपको डिसाइड करना होगा। हाँ, आई थिंक जब कहते हैं कि हमें बच्चा घर से बाहर जाता है तो फ़ोन देना ज़रूरी है, तो आप नॉर्मल फ़ोन भी दे सकते हैं, स्मार्टफोन देना ज़रूरी नहीं है। हाँ। और व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन आती है, वो अगर देख भी रहे हैं तो एटलीस्ट वो वॉच रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका फ्रेंड सर्कल क्या है। आप देखिए फेसबुक पे भी बच्चे हैं, इंस्टा पे भी हैं, तो हम एटलीस्ट उनको वो फॉलो कर सकते हैं कि वो उनका सर्कल कैसा है, कैसे लोग जुड़े हैं, कैसे बच्चे जुड़े हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम वॉच तो रख सकते हैं ना, ईगल्स आई वाले चीज़ होती है, वो होना चाहिए, हम दूर से देखें। इनफैक्ट व्हाट्सएप भी आप डेस्कटॉप पे खोल के दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका ही फोन जरूरी उनको भी लगना चाहिए कि वी आर अंडर स्कैनर। सर क्रिकेट की बात हो और पॉलिटिक्स की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जब मतलब ओवर द इयर्स हमने, पहले तो मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ, तो हम लोग क्रिकेट के सबसे, आई थिंक क्रिकेटिंग वर्ल्ड शुड थैंक बंगालीज फॉर बीइंग द बेस्ट ऑडियंस एवर। कुछ भी हो जाए, मेरे पापा एक भी मैच मिस नहीं करते हैं। तो बचपन से हमने तो ये सुना है, अरे इसमें बहुत पॉलिटिक्स होता है, ये होता है। अब जब खुद मेरा बच्चा इसमें जाने के लिए जिद किया उसने, तब भी मेरे दिमाग में बहुत पॉलिटिक्स होता है, बहुत पॉलिटिक्स होता है, 50 लोग यही बात करते हैं। तो व्हाट आर योर थॉट्स अराउंड इट कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स होना, यानी आपका परफॉर्मेंस इज़ नॉट एवरीथिंग, ये चीज़ में आपकी क्या, आपके थॉट क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए पुराने समय की बात अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पे होता आया है, और मैंने भी गुजरा हूँ उस दौर से और उस चीज़ से। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करते हैं तो जो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम आया है, उसकी वजह से बहुत हद तक इन सब चीज़ों को दूर कर दिया गया है। देखिए जब सिलेक्शन के लिए बैठते हैं तो सारे स्टैटिस्टिक्स सामने होते हैं आपके, और जब लेके बैठते हैं तो ये डिसाइड किया जाता है सिलेक्टर्स के बीच में कि कितने स्कोर तक के बच्चों को हमको कंसीडर करना है, कितने विकेट के बच्चों तक को हमको कंसीडर करना है। तो वहाँ पे अमूमन वो स्थिति नहीं बनती है कि आपने 10 और 20 का जो डिफरेंस होता है वो बच्चे को ले लिया है। और प्रेशर आता है, प्रेशर पहले भी था, प्रेशर आज भी है।
अगर मुझसे आप कहेंगे तो सेक्रेटरी इंदौर डिवीज़न रहता है प्रेशर लेकिन जब हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ काम करते हैं, जहाँ लोगों को मालूम है कि यहाँ गलत काम काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि 100% हम कोशिश करते हैं कि गलत काम ना हो, और जब हम उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ आते हैं तो कन्विंस जब करते हैं हम लोगों को कि नहीं, आप जिस बच्चे को आपने जिस बच्चे के लिए बोला है उसका परफॉर्मेंस ये है, जिन बच्चों को लिया है उनका परफॉर्मेंस ये है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, इसलिए दे आर देयर, एंड जो आपने बोला है वो नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, हम आगे ध्यान रखेंगे कि इनको जो हम कैंप्स करते हैं और हम क्लब में हम उनको क्लब्स को भी हम डायरेक्शन दें, हम उनको बोलते हैं कि भाई इस बच्चे पे ये इस तरह से ध्यान रखो, इस तरह से करो, तो निश्चित तौर पे वो हम एश्योरेंस ज़रूर देते हैं उनको। लेकिन जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, आईडीसीए की अगर बात करेंगे तो बहुत ट्रांसपेरेंट काम है, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आईडीसीए का प्राइड एंड प्रेस्टीज। सालों से हम बेस्ट डिवीज़न एमपीसीए का रिवॉर्ड अवार्ड लेते हुए आ रहे हैं। अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो 8-8, 10-10 प्लेयर आईडीसीए के होते हैं, हर लेवल पे हर कैटेगरी में इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, तो हम तभी कर पाते हैं जब हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ आगे आते हैं। तो प्रेशर है, प्रेशर पहले भी था, बट पहले चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं थी, पहले चीज़ें पेपर्स पे नहीं थी, है ना। अब तो सब सामने है, और मीडिया, सोशल मीडिया इस मामले में बहुत जागरूक है और जागरूक रखता भी है। अगर आप गलत करते हैं तो आपके पीछे पड़ता भी है। तो दोनों चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया के हम अगर बात करते हैं तो जो कहीं डिसएडवांटेज हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। एक ईगल आई जो होती है वो डेफिनेटली रहती है कि आप कुछ भी गलत करते हैं तो आप एक्सपोज होते हैं, अब उसको फिर डिफेंड करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो आदमी पहले ये सोचता है कि हम वो काम करें जो हम जस्टिफाई कर पाए। दादा, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमेशा की तरह। सो जस्ट लास्ट में, डू यू वांट टू कन्वे अ मैसेज टू द पेरेंट्स एंड बडिंग क्रिकेटर्स, जो ये बच्चे क्रिकेट की दुनिया में आना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। देखिए, दोनों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखें। सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, खासकर बच्चों के लिए, कि देखिए, हम जो बात करते थे कि समय बदलता जा रहा है, कोविड के बाद की चीज़ें और चेंज हो गई हैं। अब हम पुराने स्कूटर जो हम किक मारते थे और नहीं स्टार्ट होते थे तो झुका के और फिर स्टार्ट करके और हम करते थे, अब सेल्फ लग गया है सबके सामने। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस सब चीज़ों में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ, अगर सेल्फ बिलीफ आप में है, देखिए, अगर मैं खुद अपने आप पे बिलीव नहीं करूंगा तो दूसरा कैसे करेगा। मुझे खुद मालूम होना चाहिए, लेकिन विथ ऑनेस्टी। मैं हमेशा कहता हूँ यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप खुद के लिए ऑनेस्ट हो तो आपको मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है कभी लाइफ में। तो बी ऑनेस्ट, एंड जब भी एनालाइज करते हो तो बी प्रैक्टिकल और रियलिटी के साथ एनालाइज करो। एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ मैं आपको कि जो आपके लिए, बच्चों के लिए ध्यान रखने के लिए चीज़ है कि एक टॉपिक है जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, ड्रीम टू डेस्टिनेशन। तो आपको अपनी लाइफ में ड्रीम से डेस्टिनेशन तक का जो पड़ाव है, जो यात्रा है, उसमें और कितने डीज आपको आएंगे, जो लाइफ में डीज का इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ड्रीम किया, एंड जब भी ड्रीम करोगे तो ड्रीम बिग, छोटा ड्रीम नहीं होना चाहिए। और ड्रीम ऐसा करो कि उसको रियलिटी में कन्वर्ट आप कर पाओ। ड्रीम किया है तो उसके बाद के डीज क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ड्रीम किया है तो उसको डिज़ायर भी होना चाहिए। जब तक उसको कन्वर्ट करने की डिज़ायर नहीं होगा तो ड्रीम आपका ड्रीम ही रह जाएगा।
आपने डिज़ायर किया, शॉर्ट में लेते हैं इसको, डिज़ायर किया आपने, लेकिन इम्पॉर्टेंट है उसको डिज़ाइन करना, कैनवास पे लेके आना, और उसको फिर जब आपके पास रेडी लिखना, रेडी रेफरेंस होगा, तभी उसको कन्वर्ट करने में आसानी होगी आपको। आपने उसको पहला ड्रीम हो गया, फिर डिज़ायर हो गया, फिर डिज़ाइन कर दिया उसको, फिर आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा कि एनी हाउ आई हैव टू अचीव दिस, एनी हाउ, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये ड्रीम को मैं रियलिटी में कन्वर्ट करके ही छोड़ूंगा। तो आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। डिटरमाइन होने के लिए लाइफ में, जैसे आपने बात की कि समय बदलता जा रहा है, फोकस बहुत जल्दी डाइवर्ट हो रहा है, डिस्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। लाइफ अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। समय सीमा बांधनी पड़ेगी आपको, समय पे सीखना पड़ेगा कि किस काम को प्रायोरिटी के साथ करना और किसको नहीं करना। डिसिप्लिन हो गए, अब आपको डिवोशन, आपको झोंकना पड़ेगा। जिद तो है, जिद बना ली है, लेकिन जब तक मैं अपने आप को झोंकूंगा नहीं, जब तक मैं अपने आप को डिवोट नहीं करूंगा, मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास मुझे, जैसे मैंने कहा, प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। मुझे अपने दोस्त भी छोड़ने पड़ेंगे, मुझे अपने रिश्तेदार भी छोड़ने पड़ेंगे, मुझे वो सब छोड़ना पड़ेगा जो मेरी प्रगति में बाधा है, जो मेरी ग्रोथ में रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको। तो अब आपके पास हो गया पहला डी, आपका ड्रीम हो गया, डिज़ायर हो गया, फिर उसके बाद आपका डिज़ाइन हो गया, फिर डिसिप्लिन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, डिवोशन हो गया। अब ये हो गया, तो जो आपका अल्टीमेट गोल है, डेस्टिनेशन, तो ये सब डी सब जब एक सिंक्रोनाइज करते हुए आप चलोगे, तो डेफिनेटली आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो आपका जो डेस्टिनेशन है, वो आपको अचीव हो जाएगा। अब ये 7 डी तो आपने ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ में आना चाहिए। 2 डी ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, जो नहीं आएंगे तो आपकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे, वो ग्रोथ को आपके बाधा नहीं होगी। अगर ये 2 डी आपके पास नहीं आते हैं, तो वो डी है डिप्रेशन और डिस्ट्रक्शन। तो सिंपल वे में कंक्लूड किया है चीज़ों को। पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए, उनको उनका बचपना जीने दो, क्योंकि ये बचपना आप अगर ओवरलोड कर दोगे, उम्मीदें होना चाहिए, उम्मीदें ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें, पोटेंशियल से ज़्यादा उम्मीदें, एबिलिटी और कैपेबिलिटी से ज़्यादा उम्मीदें अगर आप रखते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक तो है ही, आपके साथ साथ बच्चे के लिए भी है। आप उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा हर्डल बनेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप विश्वास रखिए। देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया बदल सकती है। अगर आप अपने बच्चे पे विश्वास रखेंगे, तभी बच्चा अपने आप पे विश्वास रख पाएगा। तो उनको खाली छोड़िए और उनके बचपने को खुल के जीने दीजिए। आप भी अपना बचपना उनमें ढूंढिए। देखिए, मैं एज ए कोच मैं देखता हूँ कि मैं भी उनमें अपना बचपना ढूंढता हूँ। आपने भी देखा है कि मैं उनके साथ बच्चा हो जाता हूँ, और मुझे लगता है कि वही मेरी नज़रों में वही सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को कोच करने का, जो मुझे लगता है। और मुझे इससे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत फ़ायदा मिला है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अल्टीमेटली हम किस लिए काम करते हैं? हम रिजल्ट्स के लिए काम करते हैं ना। तो मुझे वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं उसके। तो मैं आपको भी कहूँगा कि हमको उनके शूज़ में उतरना होगा। अगर उनको कोच करना है, उनकी मनोस्थिति को समझना होगा, उनके टेम्परामेंट को जानना होगा, और उनके साथ बच्चा बनना होगा। तो बच्चा बनिए, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आएगा। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट कंक्लूड करते हैं। आई होप जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उन्हें कुछ क्लैरिटी तो मिली होगी प्रोफेशनल क्रिकेट कोचिंग एंड हाउ टू टेक अप क्रिकेट एज अ प्रोफेशनल करियर, इसके बारे में। अगर आपके मन में कोई और ऐसे सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप देवाशीष निरुसे सर को
इनके एकेडमी में जाके या तो मिल सकते हैं अगर आप इंदौर में हैं तो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक मैसेज, डोंट चूज़ क्रिकेट फॉर द ग्लैमर, डोंट चूज़ क्रिकेट फॉर द मनी, in fact don't choose cricket to escape from studies. You don't choose cricket, cricket chooses you. Yes, so very true. So to conclude this, happy cricketing and happy parenting. Thank you so much.